युद्ध का वक्त नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए, विश्वास बहाली को बढ़ाया जाए और आज बापू को नमन। जी बिल्कुल, ये जो बात गांधी जी की है ये तो यूनिवर्सल है और ऑल टाइम है। नॉन वायलेंस जो है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। लड़ाई यूक्रेन की जो है इसने जितनी डिसरप्शन तैयार की है उसका नतीजा हमने देख लिया है। लेकिन भारत ने रशिया के प्रति जो रुख अपनाया था वो एक मिडिल पाथ था। एक स्ट्राइडेंट अगेंस्ट भारत ने स्टेटमेंट नहीं दी थी रशिया के खिलाफ। इसी का नतीजा है कि रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ सर्गेई लावरोव आए हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी रियलाइज किया कि भारत G20 की समिट कर रहा है और इसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन होना जरूरी है। तो जब भारत ने उसमें कुछ चेंजेस लाए तो उन्होंने वो एक्सेप्ट की। जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट की तो चाइना ने भी अपना ऑब्जेक्शन गिरा दिया और इसके ऊपर समझौता हो गया। तो ये सबका साथ सबका विकास का रास्ता अपनाते हुए ही पॉसिबल हुआ है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो युद्ध है इसके ऊपर भी भारत ने यही कहा है कि वायलेंस कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके ऊपर भी आप जो है बातचीत डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं। ये भारत ने रशिया को कई बार जिताया है। बिल्कुल। अच्छा शैलेंद्र सर, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से कल शुरुआत हुई है और जिस तरह से 73 मुद्दे जिन पर चर्चा हुई सब पर सहमति बन गई, जबकि पिछले बार की सेशन की हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी लेकिन 27 पर लगभग सहमति बनी थी। भारत जैसा विकासशील देश जब बैठता है और इस तरह से तमाम चीजें होती हैं तो मैसेज दुनिया को भी बिल्कुल साफ जाता है। मुझे लगता है कि जो मैसेज बड़ा क्लियरली पूरी दुनिया को गया है वो सिर्फ एक है कि इंडिया इज यूनिक। इंडिया अपनी बात ईमानदारी से, सच्चाई से रखता है। आप एग्री करेंगे तो आप लकी हैं, आप एग्री नहीं करेंगे तो आप इंडिया नहीं आएंगे। आई होप चाइना के लोग इस बात को समझते होंगे कि जो दुनिया में पीस के लिए, विस्तारवाद के लिए काम कर रहा है वो यहां नहीं आएगा। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उनमें हिम्मत होती ये बोलने की कि इंडिया गलत तरीके से चल रहा है तो वो इसका बायकॉट करने का जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं? नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आप अपना भी देखें, बायलैटरल लेवल पर एक बार मुशर्रफ आए थे, हमारा ड्राफ्ट रेडी हो गया था बट उन्होंने हाईजैक कर दिया उसको रातों रात। शाम को वो फाइनल हो गया, उनको फाइनल प्रिंट आउट दे दिया गया। सबसे बड़ी सक्सेस जो मानी जाती है इंटरनेशनल लेवल पर कि आप कुछ डिक्लेयर म्यूचुअली करेक्ट कर पाए या नहीं। मैं समझौता नहीं कहता हूं, इसे डिक्लेरेशन कहता हूं। कई टीवी चैनल्स पर मैंने देखा कि समझौता इज नॉट द करेक्ट वर्ड। मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि यस, हमने लोगों के सामने एक बात रखी। अब जैसे आपने बात करी रशिया की, देखिए रशिया एज फार एज आई एम कंसर्न उसने क्या किया वो उसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हमारा सोच है कि वॉर इज नॉट, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। यूएस ने भी एग्री कर लिया। बढ़िया बात देखिए, अगर पुतिन नहीं आ पाए तो उन्होंने फोन करके क्लैरिफाई कर दिया कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कॉल करी है। क्यों? दैट मीन्स कि हम आपके साथ हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हम इसीलिए भेज रहे हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर एग्री कर रहा है। मैं सेम कहता हूं चाइना के लिए, अगर आप किसी चीज पर एग्रीमेंट में नहीं थे तो मुझे लगता है आपको नहीं आना चाहिए था। आप हमारा जज्बा देखिए, हमारी ईमानदारी देखिए, हमारी नीयत देखिए कि हमने आपको इनवाइट किया। बिल्कुल आप में हिम्मत नहीं थी, ये आपकी प्रॉब्लम है। आई थिंक वर्ल्ड इज लर्निंग दिस। बिल्कुल एक बड़ा मैसेज गया है चीन के न आने से। चीन को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं राजघाट से, और विकास लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी कवर करते आ रहे हैं, केंद्र सरकार को, संसद को भी कवर करते आ रहे हैं। विकास, इस तरीके की खबरें भी सामने आई कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। एक रात पहले तक असहमति थी। इससे पहले भी जब इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर बातें हो रही थी तो अलग अलग तरीके की राय थी, और कहा जा रहा है कि मोदी का पर्सनल इक्वेशन है जिसके चलते ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर आखिरकार सहमति बन गई और पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज गया। जी बिल्कुल सही बताया आपने कि ये स्थिति पहले थी, और जो हम लोगों को जानकारी दी गई तो ये बताया गया कि इस बार कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है। बैठकें होंगी और कुछ बायलैटरल्स होंगे, और जो बायलैटरल्स होंगे उसकी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या एक दूसरे देशों के साथ क्या बातें हुई हैं और क्या समझौते हुए। लेकिन इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए तो बिल्कुल मना ही कर दिया गया था। सभी पत्रकारों को बता दिया गया था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत तौर पर जो पहल थी, वो लगातार अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से बात करते रहे,
रहे, सभी मुद्दों पर जो बात करते रहे, जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक सबसे एक सहमति बनाने की वो कोशिश करते रहे कि अगर ये बैठक हो रही है और पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है तो इसका कुछ सार सामने आए, इसका कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आए और दुनिया जो आज जिन समस्याओं से घिरी हुई है, कम से कम उन समस्याओं के ऊपर तो अपनी बात को हम रखें, अपने विचार को सामने तो रखें, लोगों को एक साथ समेटने की कोशिश तो करें। कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में कहें तो जो मोदी जिस तरीके से बात करते हैं, यानी जो राजनीतिक तौर पर जो परिपक्वता मोदी घरेलू राजनीति में दिखाते हैं, वही परिपक्वता उन्होंने अपनी इस विदेश नीति में भी यहां पर दिखाई और लोगों को समझाने में वो कामयाब हो गए। आप देखें कि रूस और यूक्रेन वार को लेकर के जिस तरीके से ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बातें कही गई हैं कि बातें भी आ गई और रूस भी नाराज नहीं, और पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया और टेरर फंडिंग की बात भी हो गई, आतंकवाद की बात भी हो गई। तो बहुत अच्छे ढंग से सधे हुए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों के साथ इस चीज को डील किया, उनसे बात की, उनमें सहमति बनाई और बिल्कुल सही कहा कि ये मोदी के व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने या उनके पहल करने का ही नतीजा है कि आज दिल्ली डिक्लेरेशन सामने है और जो G20 की बैठक हुई उसका कुछ नतीजा सामने आया। संजीव श्रीवास्तव जी, आप तो इस तरीके की कूटनीति को, डिप्लोमेसी को बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं सर, कवर कर रहे हैं। किसी नेता का पर्सनल इक्वेशन कितनी अहम भूमिका निभाता है इस तरीके के मुद्दों को सुलझाने के लिए? देखिए अनुराग जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तो अपना एक सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व तो है ही, और वो जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के जो उनका जो विजन है उसको वो पूरे विश्व स्तर पर भी उसी तरीके की वो अप्रोच के साथ कार्य करते हैं। तो उसी का जो परिणाम है कि आज ये एक सर्वसम्मति बन पाई है। दूसरा, मैं ये अनुराग जी अवश्य कहूंगा कि भारत ने पूरे यूक्रेन के संकट को लेकर के जिस बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, जिस जिम्मेदारी भरे व्यवहार के साथ, जिस संतुलित व्यवहार के साथ अपने स्टैंड को लिया है, वो भी इस सहमति को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका उसने अदा की है। भारत ही वो राष्ट्र है जो कि ऐसी सहमति बना सकता था, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। भारत के अलावा वर्तमान समय में इस तरीके की जो क्रेडिबिलिटी किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के पास नहीं है कि ऐसे जो है रणनीतिक अनिश्चितता के माहौल में सभी पक्षों को वो साथ ला सके। और ये जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का और उनकी जो एक बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रांग टीम है, श्री एस जयशंकर, श्री अजित डोवाल और उनके अन्य जो सहयोगी हैं, कि उनके सभी के प्रयासों का जो परिणाम है कि भारत एक बहुत ही संतुलित तरीके से, प्रूडेंट तरीके से, वाइज तरीके से जो है चला है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत सभी पक्षों के साथ संपर्क में भी रहा, सभी पक्षों को वो कन्विंस करने में भी सफल रहा, और आज देखिए तो कितना बड़ा रिजल्ट आया है। और ये मैं कहूंगा कि भारत की कूटनीति की तो सफलता है ही, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज गया है कि ये इस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है। और ये जो संकेत है, ये जो डिक्लेरेशन है, वो जाहिर है कि आने वाले समय में एक माइलस्टोन का कार्य करेगा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ड्स ऑफ विजडम है कि ये युद्ध का युग नहीं है, और ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है ये बाली डिक्लेरेशन में भी गूंज रहे थे और नई दिल्ली के डिक्लेरेशन में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो गूंज रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को स्थापित करने में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। जी बिल्कुल, आएंगे आपके पास। रक्षपाल से मेरा एक सवाल ये था कि आज की अगर हम बात करें तो जो बायलैटरल बातचीत होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, खास करके अगर ट्रूडो की बात करें, पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं वहां पर सामने